हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है साइंस बाय लव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल सेट झारखंड बोर्ड का जो 2026 का है। सिर्फ हम आपको आज बायोलॉजी का ही मॉडल सेट दे पाएंगे। आइए आज हम पूरा मॉडल सेट को बारी बारी से सारे क्वेश्चन को रिपीट करके बढ़िया से पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, गौर से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन या डिवीजन ऑफ, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेल गैमेट होता है किसके डिवीजन से बनता है, यानी कौन सा ऐसा चीज है जो डिवीजन करता है और मेल गैमेट में बदल जाता है। चलिए पहला माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर जेनेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल। तो सुनिए क्या होता है कि एक सेल जो एमएमसी होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मियोसिस करता है और इस प्रकार से ये मियोसिस कर 1 2 3 4 सेल में बदल जाता है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर और ये आगे जाकर बनाता है पोलन ग्रेन इस प्रकार से। और ये पोलन ग्रेन 2 सेल में डिवाइड होते हैं, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे को बोलते हैं जनरेटिव सेल। यानी आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है और ये जो जनरेटिव सेल है फिर डिवाइड करेगा और ये इस प्रकार से 3 सेल्ड कंडीशन बनेगा और इनको हम बोलते हैं मेल गैमेट। यानी पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से किसी में भी मेल गैमेट बनता है। किससे बनता है, एमएमसी से बनता है। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, यानी आपका पहला का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। आ जाइए दूसरे सवाल पे, एक सेकेंड। हाँ चलिए दूसरा सवाल क्या बोलता है, गौर से देखिएगा। आपके सामने दूसरा सवाल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, यानी कि जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो कहां कहां से बनता है। सेमाइनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, यूरेथ्रा से या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। अब देखिए अगर हम बात करें किसी में भी किसी भी मेल में, तो उसमें सीमेन बनता है। सीमेन में क्या क्या चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं सीमेन में एक तो स्पर्म हो जाएगा और सेमाइनल फ्लूइड हो जाएगा जिसको हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। अब बोला जा रहा है कि ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है 3 ग्लैंड इसको निकालते हैं, याद रखिएगा। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि किसी भी मेल में होते हैं 3 ग्लैंड। अब बोला जा रहा है यहाँ आपको तीनों दिख रहे होंगे, बल्बो यूरेथ्रल भी दिख रहा है, सेमाइनल प्लाज्मा भी यानी सेमाइनल वेसिकल भी दिख रहा है और प्रोस्टेट भी दिख रहा है। यानी 1 2 और 4 तीनों जिसमें भी होंगे 1 2 और 4। आ जाइए देखते हैं 1 2 4। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि बी में ही आपको मिल रहे हैं 1 2 और 4। चलिए आइए तीसरे नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा नंबर सवाल है, इन मेंडल्स, गौर से ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी के साथ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि राउंड सीड है जो आर होगा और डोमिनेंट होगा। कैसा है, डोमिनेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर होगा, डोमिनेंट होगा। उसके बाद रिंकल्ड सीड होगा, आर छोटा आर और वो रेसेसिव बोला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि जो कॉटिलिडोन है यानी जो दाना है वो कैसा कलर का है, वाई यानी कि येलो कलर का है और ग्रीन वाला में छोटा वाई है। डन। अब बोला जा रहा है कि जब हम F2 जनरेशन को देखते हैं तो क्या पता चलता है यहाँ पर। तो आइए जब हम आर यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से और क्रॉस क्या करवाया जा रहा है, गौर से देखिएगा। यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि आर वाई को क्रॉस करवाते हैं आर वाई से इस प्रकार से। जब हम इनमें क्रॉस करवाएंगे तो सबसे पहले तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा देखिएगा, आर बड़ा वाई, इधर आर छोटा वाई, और इन दोनों में जब हम मिलान करवाते हैं तो आर वाई ये हो चुका है F1 जनरेशन। जब हम F1 को F1 से क्रॉस करवाएंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें 4 तरह के फिनोटाइप बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे देखिएगा। सबसे पहला तो राउंड एंड येलो बनेगा, उसके बाद राउंड एंड ग्रीन बन जाएगा, उसके बाद रिंकल्ड एंड येलो बनेगा, उसके बाद रिंकल्ड एंड ग्रीन बन जाएगा। यानी आपको पता चल रहा होगा कि टोटल 4 प्रकार के फिनोटाइप यहाँ पर बन सकते हैं। अब आते हैं आंसर पे, क्या सही दिया हुआ है। राउंड सीड्स विथ येलो कॉटिलिडोन एंड रिंकल्ड सीड विथ येलो कॉटिलिडोन, यानी कि राउंड और येलो बनेगा, बिल्कुल सही बात है। रिंकल्ड और येलो बनेगा, रिंकल्ड और येलो भी बन रहा है। उसके बाद ओनली तीनों नीचे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है ओनली। अगर ओनली लिखा हुआ है तो इनमें से कोई भी भाई सही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राउंड सीड विथ ग्रीन
कोटिलिडोन नहीं है, बाकी के भी तो बन रहे हैं, इसमें भी सिर्फ ओनली दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चौथे नंबर सवाल पे आपको दिख रहा होगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन, यानी कि जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो दवाइयां इमरजेंसी कंडीशन में ली जाती हैं ताकि वो गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी को रोक सकें, वो कितने देरी के बाद लिया जाता है? तो याद रखेंगे 72 आवर ऑफ क्वाइटस, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के 72 घंटे तक ये कोई भी दवाई ले सकती है फीमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल पे। क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट, यानी कि जिफ्ट के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म समझिएगा। सबसे पहले जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी क्या किया जाता है, किसी भी फीमेल के शरीर में जाइगोट को बनाया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा सही होगा। तो ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब, ओवा का मतलब गैमिट होता है, यानी ये किसको दर्शा रहा है? GIFT, यानी गिफ्ट को दर्शा रहा है, यानी कि ये बता रहा है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर को। उसके बाद जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब, यस ये तो आपका सही आंसर है। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू यूट्रस, यूट्रस में कभी भी जाइगोट को हम लोग नहीं भेजते हैं। ओवा, फिर से ये ओवा की बात कर रहा है तो यहाँ पर गैमिट का, यानी कि यहाँ पर आपका जो 5वां सवाल होगा उसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर सवाल पे। आ जाइए 6ठे नंबर सवाल पे, आपके सामने 6ठा नंबर सवाल दिया हुआ है। गौर से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है कि कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का कंडीशन है 2n+1, 2n-1, 2n+2 और 2n-2 का कंडीशन दिया हुआ है। यानी अगर आप इसको देखिएगा तो ये 46 और 1 47 को दर्शा रहा है, ये 46 - 1 45 को दर्शा रहा है, ये 46 और 2 48 को दर्शा रहा है, और ये 46 - 2 44 को दर्शा रहा है। तो अब बोला जा रहा है कि कब ऐसा कंडीशन होता है, किस कंडीशन में? तो हम आपको बता रहे हैं कि जब भी हमारे शरीर में क्रोमोसोम की अधिकता या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी। इसलिए यहाँ पर 6ठे का आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। डन, आ जाइए। क्या बोला जा रहा है? इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9331 रेशियो इट डिनोट्स दैट, यानी कि किसी भी क्रॉस में हमें रेशियो मिला है, यानी ये रेशियो हमें पता है कि ये रेशियो होता है फिनोटाइप का रेशियो। हम लोग मेंडलिज्म पढ़ चुके हैं तो हमें पता है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है और वो दर्शाता है 9:3:3:1। अब मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड दिया था, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से दिया हुआ था कि 2 कैरेक्टर को एक साथ पढ़ेंगे और उन्होंने बोला एक बात कि दोनों कैरेक्टर अपने अपने अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग उनका गुण होगा, अलग अलग कैरेक्टर लेके आएंगे, यानी उन दोनों में कोई भी समझौता नहीं हुआ होगा। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा सही हो जाएगा। आइए ऑप्शन ए, द एलियंस ऑफ 2 जीन्स, यानी कि 2 जीन्स होंगे जो इंटरेक्टिंग ईच अदर। सर ईच अदर में ये इंटरेक्ट करते ही नहीं है, इन दोनों में कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद इट इज मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, ये मल्टीजेनिक नहीं, मल्टीजेनिक थोड़ी है, 2 ही जीन का है तो ये भी नहीं होगा। इट इज अ केस ऑफ मल्टीजेनिक एलिलिज्म, ये मल्टीपल एलिलिज्म का केस नहीं है, क्योंकि मल्टीपल एलिलिज्म का केस जाता है ब्लड ग्रुप में। द एलियंस ऑफ 2 जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया गया है जो डाइहाइब्रिड में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर सवाल पे। गौर से ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। इन द F2 जनरेशन अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, इसका हमने ट्रिक बताया था आपको, याद रखिएगा। क्या होता है कि फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड दोनों को याद रखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि ये आपके सामने मोनोहाइब्रिड है और डाइहाइब्रिड है। अब बोला जा रहा है कि जो फिनोटाइप होगा कितना होगा, देखिएगा गौर से। फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड में 2 होता है, जीनोटाइप 3 होता है, तो इसका जस्ट हम डबल करते जाते हैं तो डाइहाइब्रिड में फिनोटाइप 4 हो जाएगा और जीनोटाइप 9 हो जाएगा। तो जहां पर भी 4 और 9 का आंसर होगा वो सही हो जाएगा। आ जाइए, फिनोटाइप 4 होना चाहिए, जीनोटाइप 16 गलत हो जाएगा, फिनोटाइप 9 गलत, फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 9 8 है गलत हो जाएगा, फिनोटाइप 4 और जीनोटाइप 9, यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका 8वां का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर सवाल पे। अरे 9वां नंबर सवाल आपके सामने है, अब पढ़िए। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हिच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि जो डीएनए होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जा रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी यहां पर बोला जा रहा है कि हम किस प्रोसेस से डीएनए रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं। ऑप्शन रिप्लेस प्यूरिन विथ पिरिमिडिन, अगर हम किसी भी प्यूरिन को पिरिमिडिन के साथ इधर अदल बदल करते हैं तो वो डीएनए के रेप्लिकेशन को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो डीएनए ही रहेगा।
तो वो डीएनए को नहीं रोक पाएगा। अब बोला जा रहा है रिमूवल या रिप्लेस ऑफ 3 OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। देखिए जब हम डीऑक्सीराइबोज में से 3 नंबर का जो OH है उसको हटाते हैं तो वहां पर H बच जाएगा और वो बन जाएगा आपका यूरासिल, ठीक है। या फिर बात करें वो बन जाएगा आपका आरएनए। इस प्रकार से अगर वो आरएनए है तो कभी भी वो आगे जाकर रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल पे आ जाइए। 10वां नंबर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अ टोटल नंबर ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड वेयर फाउंड आउट विच द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस बाय, यानी एडेनिन का संख्या दिया हुआ है 29%, गुआनिन का दिया हुआ है 17%, साइटोसिन का दिया हुआ है 72% और थाइमिन का भी दिया हुआ है फिर से 17%। कंसिडरिंग द चारगाफ रूल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, यानी कि चारगाफ के रूल के अनुसार इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए चारगाफ ने क्या बोला था कि A + T डिवाइडेड बाय G + C = 1 होना चाहिए। इनका जब रेशियो आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है। देख लीजिए, लाइए बैठाइए। A का वैल्यू कितना है, एडेनिन का 29 प्लस थाइमिन, थाइमिन का यहां पर दिया हुआ है 17। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जी का वैल्यू आ जाइए, कहां पर है जी का वैल्यू, यहां पर 17% फिर से, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 32%, और इसको हम लोग 1। अब बोला जा रहा है कि आप कभी भी करिएगा इन दोनों का बराबर कभी भी 1 नहीं आने वाला है। तो जोड़ के देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 29 और 17 जोड़ेंगे और 17 और 32 जोड़ेंगे, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, 1 कभी भी नहीं आएगा, यानी कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं है। डन है। लेकिन अगर आप सिंगल स्टैंडर्ड करते हैं, इस प्रकार से मान लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, तो हमें पता है कि एटीजीसी होना चाहिए। तो एटीजीसी का जो वॉल्यूम है या फिर बात करें जो भी है, तो इसमें अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा ए के साथ कौन जुड़ेगा। अगर मान लेते हैं डीएनए है तो ए के साथ, सॉरी यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड है तो 100 के अंदर आ जाने चाहिए, तो हम मान लेंगे कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है। सबको जोड़िए, ए को जोड़िए, टी को जोड़िए, जी को जोड़िए और सी को जोड़िए, सबको हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें देखिएगा, लगभग 29% प्लस 17 प्लस 32 प्लस यहां पर फिर से 17, यानी जोड़िए इस प्रकार से 7 2 9, 9 और 7 जोड़ते जाइए जल्दी जल्दी, 9 9 18 और 7, यानी कि लगभग 100 से तो कम ही आएगा। बस आप इतना जोड़ के देखिएगा, 100 से कम आएगा, इसका मतलब लेस देन 100। अब जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि लेस देन 100% आ रहा है, इसका मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड चारगाफ के रूल के अनुसार तो ये नहीं होगा। चलिए अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं। इट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल है ही नहीं तो सर्कुलर और लीनियर वाला तो हटा ही दीजिए, डबल वाला तो कैंसिल हो गया। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, क्या हम कोई कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं सर। अगर 100% से कम है इसका मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो हो ही सकता है, तो हम सिंगल स्टैंडर्ड वाले को ढूंढेंगे, यानी कि आपका यहां पर आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल पे। क्या बोला जा रहा है गौर से देखेंगे। इफ मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड द 4th जनरेशन इन बैक्टीरिया द रेशियो ऑफ 9:50:50, यानी कि ये क्या बात बोला जा रहा है कि जो मेसल्सन और स्टॉल ने बोला है, आइए देखिए। मेसल्सन और स्टॉल कहते हैं कि अगर मान लेते हैं इस प्रकार से कोई भी डीएनए है जिसमें N15 है, जब हम इसको मीडियम देते हैं N14 का तो ये इस प्रकार से बदलेगा, यानी अब यहां पर N15 N14 N15 हो जाएंगे, यानी टेम्पलेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे और बीच में न्यूली स्टैंड आ जाएगा। यानी आपको पता चल रहा है कि हर केस में, हर जनरेशन में ये 50% हाफ होते जाएगा, आधा आधा होते जाएगा। चलिए ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन और यहाँ पर 4th जनरेशन हो जाएगा। जब हम लोग 4th जनरेशन तक जाएंगे तो ये धीरे धीरे हाफ होते जाएंगे। आइए अभी आपको 2 दिख रहा होगा जिसमें ये हाइब्रिड बना हुआ है, उसके बाद जब आगे जाएंगे 2 हाइब्रिड का यहाँ पर 4 हाइब्रिड बन जाएगा, इस प्रकार से 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, इस प्रकार से, यानी 50% हाफ होते जाएगा। यानी सॉरी 2 का यहाँ पर इस प्रकार से आप बना के ही दिखा देते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे। चलिए आ जाइए गौर से देखते हैं। जब हमने फिर से इसको डिवाइड करवाया तो ये N15 N14 N14 N15, यहाँ पर चारों स्टैंड अलग अलग हो चुके हैं। इसके साथ एक स्टैंड आएगा, इसके साथ एक स्टैंड आएगा, एक स्टैंड इसके साथ आएगा और एक स्टैंड इसके साथ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि फिर से हमने मीडियम लिया है, इस प्रकार से आ जाए। सबसे पहले N15 था, फिर N15 14, ये हम लास्ट में देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। आइए N15 N14 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 N15 N14, यानी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 50% चांस था, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 50% अब चांस
नहीं रहा, धीरे धीरे 50 का 25% हो चुका है, फिर 25 से आपको पता चल रहा है कि 12.5% हो जाएगा, यानी घटते जा रहा है। इस प्रकार से अब मतलब चांस आपके बढ़ते जा रहे हैं हाइब्रिड होने के। तो यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है टोटल लाइट चेन हमें देखना है, तो लाइट वाला ज्यादा ही आएगा आगे, हमेशा याद रखिएगा। देखिए ज्यादा बढ़ते जा रहा है, लाइट वाला ज्यादा हो रहा है, हाइब्रिड वाला कम होते जा रहा है। तो याद रखिएगा शुरू में कम रहेगा फिर ज्यादा होते जाएगा, वो वाला ऑप्शन आपको जांचना होगा। 1 to 1 गलत हो जाएगा, 1 3 1 फिर घट रहा है तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। 1 1 2 ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट हम ज्यादा करने वाले हैं तो 1 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर जो आने वाला है 1 1 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल पे। क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर, यानी कि हम किसी भी प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से अगर निकाल रहे हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, अगर हम एक बैक्टीरिया को मान लें, इस प्रकार से देखिएगा, हमने क्या बोला कि एक बैक्टीरिया हमारे पास, इसके पास सर्कुलर डीएनए है पहले से, और एक और सर्कुलर डीएनए है जिसको हम लोग बोलते हैं जो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। तो अब बोला जा रहा है इस प्लाज्मिड में क्या गुण होना चाहिए कि हम इसको वेक्टर माने, तो उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसको खुद में डिवीजन करने आना चाहिए इंडिपेंडेंटली, उसी को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल पे आ जाइए। 13 नंबर सवाल पे फिर से आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। अजय, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, यानी सी पेप्टाइड के बारे में आप क्या जानते हैं सुन लीजिए। ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड, यहाँ पे ए चेन बी चेन, और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है सी चेन। अब बोला जा रहा है कि ये है प्रो इंसुलिन, यानी कि ये अभी काम का नहीं है, याद रखेंगे ये अभी काम का नहीं है। लेकिन अब जब हम मैच्योर करते हैं इसको, अब मैच्योर करने के बाद ये जो सी चेन है हट जाता है और ए और बी के बीच में इस प्रकार से बॉन्ड बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइसल्फाइड। क्यों? क्योंकि ये सल्फर 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 के साथ जुड़ते हैं, और यहाँ पर ए चेन बी चेन, और इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन, जो कि मैच्योर हो चुका है। तो आपको पता चल रहा होगा कि सी चेन का हटना ही मैच्योर इंसुलिन को बना रहा है। आइए अब आपके सामने ऑप्शन है, अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन, क्या सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, यानी क्या ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनवा रहा है? नहीं बनवा रहा है। रिमूवल ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, यानी प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने के दौरान ये सी पेप्टाइड चेन हट जाता है, यानी कि आपका सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर सटीक बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल पे। क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स हैव, यानी कि जो एलेंस रूल है उन्होंने क्या बोला है मैमल्स के लिए। मान लेते हैं कि जो पोलर एरियाज पे है, इस प्रकार से पृथ्वी को मान लेते हैं, ये पोलर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जहां पर यहां पर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए जो ठंडा में होते हैं, जो ठंडे में रहते हैं, बहुत बर्फ में रहते हैं, उनका कान छोटा छोटा है, हाथ पैर छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एलेंस रूल हमें बताता है कि अगर हम लोग ज्यादा सरफेस एरिया को अगर इस प्रकार से रखते हैं तो हमें ज्यादा ठंडा लगेगा, हमारा ज्यादा हीट लॉस होगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं एक उंगली को सिर्फ बोर्ड पर रखे हुए हैं तो हमारा हीट लॉस उतना नहीं होगा बॉडी का, यही बोलता है एलेन रूल। तो मैमल्स के वहां पर क्या होता है, हीट लॉस को, अपने बॉडी से हीट लॉस को बचाने के लिए उनका जो लिम्स होता है, हाथ या पैर छोटा छोटा होता है, ताकि उनके बॉडी से हीट लॉस ना हो पाए। ये आ जाइए क्या बोला जा रहा है ऑप्शन में, सुनिए। शॉर्टर ईयर एंड लॉन्गर लिम्स, लॉन्गर लिम्स नहीं होंगे लॉन्गर ईयर गलत, लॉन्गर ईयर गलत, शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स, यानी कि उनका छोटा हाथ पैर होगा और छोटा ही कान होगा, बाहर की ओर निकला हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल पे। क्या बोला जा रहा है, पिरामिड्स ऑफ नंबर इज, यानी कि जो नंबर का पिरामिड होता है किस प्रकार का होता है। तो देखिए जो कुछ किसी भी आप किसी भी ऑर्गन में देख लें या किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में देख लें, तो आपको जो नंबर होगा प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा दिखेगा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर का, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर का। यानी ये ऑलवेज आपको दिख रहा होगा कैसा, अपराइट। आ जाइए ऑलवेज अपराइट हो जाएगा, यानी नंबर का जो पिरामिड होगा हमेशा ऑलवेज अपराइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके सामने। क्या बोला जा रहा है, HIV दैट कॉज एड्स, यानी कि HIV जो कि क्या करवा रहा है, एड्स करवा रहा है, फर्स्ट स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग। अच्छा सा सवाल है। HIV जिसका पूरा नाम हम लोग जानते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये जो HIV है क्या करवाता है किसी भी इंसान के शरीर में, ये HIV हमारे बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाते ही ये जाता है T सेल के पास और T सेल को मारने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर HIV T सेल को मार देगा और T सेल अगर हमारे बॉडी में नहीं रहेंगे तो वो B सेल को हेल्प नहीं कर पाएंगे ताकि वो एंटीबॉडी बना पाए और हमारा इम्यून सिस्टम इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल में नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, और यही करते हैं। तो आ जाइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
हेल्पर टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही बात है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ही मारने का काम करते हैं HIV। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, यानी इनमें से कौन ऐसा आईयूडी है जो हार्मोन निकलवाता है। तो हार्मोनल आईयूडी के एग्जाम्पल हम आपको बताए, लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है हार्मोनल आईयूडी, यानी वैसे आईयूडी जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है लेवेंजेस्ट्रोल। लेवेंजेस्ट्रोल क्या लेवेंजेस्ट्रोल, जिसको हम लोग हार्मोन ये हार्मोन हो जाएगा, ये हार्मोन है। और जो आईयूडी इस हार्मोन को निकालता है उसका नाम होता है LNG-20। याद रखेंगे, LNG-20 क्या हार्मोन निकलवाता है, लेवेंजेस्ट्रोल। और उसी के साथ अब प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन है जो किसके द्वारा निकाला जाता है, प्रोजेस्टाजर्ट के द्वारा। प्रोजेस्टाजर्ट जो एक मशीन है, यानी कि एक आईयूडी है, कौन सा हार्मोन निकलवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलवाएगा। डन है, क्लियर हो गया। यानी कि आपका आंसर आपको सामने दिख रहा होगा कि कौन हो जाएंगे हार्मोनल आईयूडी, LNG-20 और प्रोजेस्टाजर्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 17 से 18 पे आ जाइए। अब यहां पर बोला जा रहा है, गौर से सुनिएगा, मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमें मैच करना है। क्या मैच करना है, गौर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। स्टैटिन क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, लाइपेज क्या करता है। हमें अगर इन चारों में से एक का भी कंफर्म है तो हम आराम से टिक मार सकते हैं। मैच द फॉलोइंग को आप याद रखिएगा कैसे मिलान करते हैं। इनमें से सबसे पहले चारों को देखिए और चारों में से जिसमें भी आप कंफर्म है, 100% कंफर्म है, उसको देखिए। तो हम यहाँ पर एक में तो कंफर्म, एकदम ज्यादा ही कंफर्म है कि साइक्लोस्पोरिन ए इम्यून सिस्टम को कम करने के काम आता है, यानी कि बी का आपका चौथा हो जाएगा। इसमें देखिए जहां पर भी बी का चौथा होगा उसको टिक कर देंगे, एकदम टाइम न लगेगा। बी का चौथा डी में, डन है सर, इतना आसान है। बाकी का भी काम समझा देते हैं। साइक्लोस्पोरिन इम्यून सिस्टम को कम करता है और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, रिमूवल ऑफ क्लोट्स, यानी कि खून में थक्के को, जो खून में थक्का जम जाता है उसको तोड़ने का काम किसका होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का, यानी कि आपको सी का दूसरा दिख गया होगा। उसके बाद लाइपेज का काम होता है रिमूवल ऑफ ऑयल्स, जैसे आपके कपड़े में दाग लग गए होंगे तेल के, तो उसको छुड़ाने के लिए आप एक एंजाइम का उपयोग करते हैं, लाइपेज। और लास्ट बचता है स्टैटिन का काम होता है लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। मान लेते किसी इंसान में ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही जा रहा है, उसको कम करने के लिए हम लोग लगाते हैं स्टैटिन का टीका। यानी कि आप बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट को कौन सा टीका पड़ता है ज्यादा कर स्टैटिन का। डन है, यानी क्लियर हो गया होगा। आइए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 19 नंबर पे। इन अ सर्टेन टैक्सोन ऑफ इंसेक्ट्स सम have 17 chromosomes and other have 18 chromosomes, then 17 and 18 chromosome bearing organism are, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक जीव है जिसके पास 17 क्रोमोजोम है और एक जीव है जिसके पास 18 क्रोमोजोम है, और ये बिलोंग करते हैं इंसेक्ट से। इंसेक्ट का मतलब आर्थ्रोपोड है, और आर्थ्रोपोड का लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर जो भी बोला गया है उससे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा ग्रास हॉपर में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है XOXX टाइप, और जो XO होता है वो होता है मेल, और जो XX होती है वो होती है फीमेल। अब यहाँ पर XO का मतलब होता है कि इसमें ज्यादा क्रोमोजोम होंगे और इसमें 0 यानी कि एक क्रोमोजोम कम होगा। यानी आपको पता चल रहा होगा कि 17 वाला मेल हो जाएगा और 18 वाला फीमेल हो जाएगा। चलिए मेल 17 वाला और 18 वाला फीमेल, यानी कि आपका ऑप्शन ही 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर सवाल पे। आइए 20वां नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, गौर से ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय द टैग पॉलीमरेज, यानी कि टैग पॉलीमरेज किस स्टेप में काम करता है, ये पूछा जा रहा है PCR में। तो याद रखेंगे ये PCR के अंतिम चरण में आता है जिसका नाम होता है एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड टू द टेम्पलेट DNA। यानी जब हम लोग एक्सटेंशन को प्राइमर एंड पे लगा देते हैं तब हमारा काम होता है DNA पॉलीमरेज का, जो कि एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेलने वाला एक एंजाइम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हॉटस्पॉट, यानी इनमें से कौन सा, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सवाल पढ़ने के दौरान नॉट नहीं पढ़ते हैं। नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं सवाल को विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पर तो आपको सबसे ऊपर ही पहला ही दिख जाता, तो यहाँ पर तो गलती हो सकता है। तो हमने बोला कि नॉट है, नॉट लगा हुआ है, यानी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो छांटना है। आइए
लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज हॉटस्पॉट में होता ही है। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, जो लुप्त होने वाली है या फिर जो अंदर के, यानी एंडेमिक का मतलब होता है वहीं की प्रजाति हैं, उन्हीं को हम संरक्षण करते हैं हॉटस्पॉट में। मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिक्स में ही सारे जीव, ज्यादा के ज्यादा जीव आपको ट्रॉपिक्स में ही दिख सकते हैं, यानी ये तीनों के तीनों आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं हॉटस्पॉट के, यानी आपको पता चल रहा होगा कि ये हॉटस्पॉट के लिए लगते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि यहां पर आपका आंसर आ जाएगा मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन। अब ये आंसर क्यों है, आप गौर से सोचिए, खुद से सोचिए। क्या आपको ठंडे इलाके में ज्यादा जीव देखने के लिए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इसीलिए वहां पर कभी भी हॉट स्पॉट देखने के लिए आपको नहीं मिल सकता है। यही बात बोला जा रहा है कि ठंडे इलाके में यहां पर ज्यादा लिख दिया है। क्लियर है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, इसमें भी फिर से मिलान करने वाला है, तो हम जिस पे कंफर्म होंगे 100% उसको मिला देंगे, तुरंत से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसमें कौन से कंफर्म है, डार्विन के बारे में कंफर्म है कि डार्विन ने एक थ्योरी दिया हुआ है जिसका नाम होता है नेचुरल सिलेक्शन का, यानी कि जो पहला होगा उसका चौथा, तो यानी कि यहाँ पर दो आंसर आपको दिख रहे होंगे, पहला का चौथा। उसके बाद लैमार्क का भी हम कंफर्म है कि इसने यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन का, यानी सी का आपका दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, इसमें भी अब फंस रहे हैं, आ जाइए। और प्रोन ने क्या बोला है और वांगर ने क्या बोला है, सॉरी वैगनर क्या बोला है, उनको देखते हैं। ऑपरेन ने जो बोला है, इन्होंने बोला है कि हम लोग का जो जीव, यानी हम लोग का जीवन आया है वो नॉन लिविंग से आया है, यानी ए बायोजेनेसिस के बारे में किसने बताया है, ऑपरेन ने, यानी बी का आपका पहला हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ बी का पहला, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए तीसरा बोला जा रहा है, ये ऑपरेन ने नहीं बोला था। तीसरा जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये दिया गया है वांगर के द्वारा। याद रखेंगे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है सट चुके हैं, अब उसी की बात करते हैं वांगर भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 23 नंबर सवाल पे बोला जा रहा है कि विवी पायरेटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड बिकॉज, यानी कि जो विवी पेरस होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं वो मोर यानी ज्यादा विकासशील है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वो अपने बच्चे को पहले ही अपने बच्चे को सुरक्षित कर लेते हैं गर्भ में ही, अपने शरीर में ही, और उसके बाद जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब हम उसको बाहर निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा आंसर बढ़िया कौन सा आएगा, देखिए द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, यानी कि युवा को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। नहीं सर, ऐसा थोड़ी है कि जन्म दिया और छोड़ दिया, नहीं, उसका ख्याल रखा जाता है। द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय ए थिक शेल, यानी क्या हम लोग एक कवरिंग में बने हुए होते हैं जब जन्म लेते हैं? नहीं, ये तो अंडे की बात कर रहा है। The young ones are protected inside the mother's body and are looked after they are born, leading to the more chances of survival, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है अपने शरीर मदर के शरीर से बाहर निकलता है उसके ज्यादा चांस होते हैं जिंदा रहने के। ये बात आपको एकदम सही लग रही है। उसके बाद the embryo takes a long time to develop, क्या लंबा समय लगता है? नहीं, 9 महीना का ही तो समय लगता है, ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल, द मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स proliferate, grow rapidly and move to other parts of the body from new or tumor. This stage of disease is called, क्या सवाल है, कितना मजेदार सवाल है कि अगर मान लेते हैं एक ट्यूमर आपके दिमाग में हो चुका है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम लोग? मेटास्टेसिस। याद रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा मेटास्टेसिस। दो प्रकार के ट्यूमर होंगे, याद रखेंगे, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर फैल नहीं सकता है अपने ही शरीर में, कहीं भी नहीं जाएगा और ना तो नुकसान करेगा आपको, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत खतरनाक होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल पे आ जाइए। अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इसके लिए कि माइक्रोब्स को कैसे याद रखें, कौन सा माइक्रोब कौन सा चीज बना रहा है। एकदम आसान सा ट्रिक है सर, एकदम आसान लगेगा आपको ट्रिक देखकर। देखिए सबसे पहले तो आपको एस्परजिलस नाइगर के बारे में एकदम जानकारी नहीं है, बस मान लीजिए कि आपको 0% नॉलेज है इसके बारे में। हम बोल रहे हैं कि आप एग्जाम में गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा माइक्रोब्स क्या बना रहा है। आपको बस ध्यान देना है, यहाँ पर एसिटिक एसिड ढूंढ लीजिए, जहां पर भी एसिटाई से याद रखेंगे एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलिकम से याद रखेंगे ब्यूटाइरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से याद रखेंगे लैक्टिक एसिड। आसान सा है सर, जैसा नाम वैसा बनावट। अब आ जाइए, लैक्टिक एसिड कहां से बन रहा है? लैक्टोबैसिलस से बन रहा है, तो हम याद रखेंगे। चलिए बी से ढूंढते हैं। बी एसेटोबैक्टर एसिटाई तीसरा बना रहा है, यानी कि बी का तीसरा आपको 2 में दिख रहे होंगे। सी का क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम दूसरा, यानी सी का दूसरा हमें छाटना है, सी का दूसरा। ये इतना आसान, बस कुछ ही सेकंड में आपने आंसर कर डाला, जबकि आपको आता तक नहीं था। इतना आसान होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अब आता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो छोटे छोटे होंगे, यानी अति लघु प्रश्न उत्तर, यानी कि छोटे छोटे होंगे, इनका जो आंसर होगा छोटा लिखना पड़ेगा आपको। ड्रा डायग्राम मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म लेबर इट्स सेलुलर कंपोनेंट्स ओनली। ड्रा डायग्राम मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर। चलिए बना दीजिए डायग्राम, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आप एग्जाम में सबसे पहले आंसर लिखेंगे। और ये मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर है, यानी यहां पर एक दो सेल हो जाएंगे, एक तो वेजिटेटिव सेल होगा और ये जनरेटिव सेल हो जाएगा। अब एग्जाम में जितना पूछा गया है उतना ही करेंगे, अपने से कुछ भी बकलोला ही मत कर दीजिएगा वरना नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। पता चला कि आप भरते गए 2 नंबर में 5 नंबर का भर के आ गए हैं, बाकी का तो आपका लिखा हुआ और समय भी गया, बर्बाद हुआ, तो कोई फायदा नहीं होगा। जितना पूछा गया है उतना लिखकर आ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 26 से 27 में। चलिए आगे बढ़ा जाए। गिवन वैल्यू आर द स्टेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट देम इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर, यानी कि राइट इन करेक्ट सीक्वेंस में हमें लिखना है। देखिए यहां पर कोई सीक्वेंस आपको दिए गए हैं, उसको सीक्वेंस वाइज लिखना है। सबसे पहले किसी भी इंसान में अपने दिमाग में लाइए, इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले अगर नर है और मादा है, सबसे पहले उनमें गैमेट बनना चाहिए, यानी गैमेटोजेनेसिस होगा सबसे पहला, तो हम लोग लिख देंगे गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस। अब वो नर में गैमेट बना है, मादा में गैमेट बना है, उन दोनों का होना चाहिए ट्रांसफर, यानी उन दोनों का, गलती से बोल दिए, मादा का गैमेट यानी जो फीमेल है उनमें कभी भी गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा उनका। अब उनके शरीर में हमें भेजना होगा, यानी जो मेल गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट में जाएगा, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब यहां पर देख लीजिए गैमेटोजेनेसिस भी दिया हुआ है और इंसेमिनेशन अगर दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है। अब उसके बाद यहां पर जो लिया हुआ है उसी से छांटना है हमें, तो जब हम लोग इंसेमिनेशन करवा चुके हैं तो होगा फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो होगा इम्प्लांटेशन, सीधा सा बात है। बच्चा अब जाकर अटैच हो जाएगा मदर के यूट्रस से, इम्प्लांटेशन हो जाएगा यहां पर, इम्प्लांटेशन। एक सेकेंड TION हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो चुका है। अब जब इम्प्लांटेशन होगा तो उस बच्चे का निर्माण होगा, 9 महीने तक वो समय लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्टूरेशन। और लास्ट में आपका बन जाएगा पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी कि अब बच्चा जो होगा पूरी तरह से डिलीवर होने के लिए तैयार है। ये आपका सीक्वेंस आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने ये रहा, 28 नंबर सवाल, स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। जीन और एलील के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बताना है। तो सीधा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा गौर से, इस प्रकार से हो जाएगा, इधर जीन हो जाएगा और इधर एलील हो जाएगा। बोला जा रहा है कि अंतर बताना है दोनों में, कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। तो आप लिखेंगे सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, यानी कि जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, छोटा सा टुकड़ा है डीएनए का, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। और एलील किसको बोलते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन, यानी जीन का ही दूसरा रूप क्या कहलाता है, एलील कहलाता है, और डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है, अगर मान लेते हैं ये इस प्रकार से डीएनए है, इसका छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाएगा। इस प्रकार से हमने बोल दिया, मान लेते हैं ये इस प्रकार से कि टी जीन है, तो अब बोला जा रहा है कि ये जो टी जीन होगा इसमें भी 2 प्रकार के जीन होंगे, एक तो डोमिनेंट होगा और एक दूसरा रेसेसिव होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलील। डन है, क्लियर हो गया, जीन का ही दूसरा रूप एलील कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, व्हेन एंड व्हाई सम एनिमल्स गो इनटू हाइबरनेशन। अच्छा सा सवाल है, क्या बोला जा रहा है, सोच के देखिए। हमें जब ठंडा लगता है तो हम तो आराम से गर्म कपड़ा पहन लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, लेकिन जो पोलर एरियाज पे, खुद ऑलरेडी पोलर एरियाज पे है, यानी ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जिनको बर्फ में रहना है, वो क्या करेंगे, अपने हीट को अपने शरीर को गर्म करने के लिए, तो उनमें जो भी एनर्जी होता है शरीर में, उसको बचाए रखने के लिए वो करते हैं विंटर स्लीप, यानी वो सो जाते हैं, एक जगह ऐसे सो जाएंगे कि उनका जो बॉडी है वो हीट लॉस नहीं करेगा। सोचिए, हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय हमारा एनर्जी लॉस होता है। अगर मान लेते कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो हमें ठंडा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से उनमें भी होता है हाइबरनेशन। वेन का मतलब यानी कि कब किया जा रहा है सर, जब ठंडा लग रहा है। तो यानी जो पोलर एरिया में पाए जाते हैं, जो पोलर बियर होते हैं, वो क्या कर देंगे, हाइबरनेशन कर देंगे। क्यों, ताकि वो अपने हीट को बचा सके, अपने बॉडी में हीट को कंजर्व रख सके। ठीक है, हीट लॉस को बचाने के लिए वो करते हैं हाइबरनेशन। यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिसका 30 नंबर सवाल, हाउ डज हीमोग्लोबिन अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी एंड
रिलीज इनटू ब्लड ड्यूरिंग मलेरिया इन्फेक्शन। यानी कि हीमोज्वाइन क्या है, कब हमारे शरीर को इन्फेक्शन करता है, कहाँ रिलीज होता है। आइए सुनिए, जब भी हमारे शरीर में एक मच्छर काटता है मादा एनोफ्लिस, जिसको हम बोलते हैं फीमेल एनोफ्लिस, उससे क्या होता है, हमारे शरीर में टॉक्सिक मटेरियल जाता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम सबसे पहले हमारे ब्लड से लिवर में पहुंचेगा, यानी हमारे ब्लड के थ्रू कोई भी प्लाज्मोडियम, वन सेकेंड, क्या बोला जा रहा है कि वो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम ब्लड से पहुंच चुका है लिवर में, ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचा, और लिवर में इसने किया अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारा प्लाज्मोडियम बन गया, बहुत ज्यादा बन गया, और ये लिवर से निकल कर जाता है आरबीसी में। इस प्रकार से ये आरबीसी में भरा हुआ है प्लाज्मोडियम, और जब ये आरबीसी को ब्रश करेगा, ब्रश करने का मतलब फाड़ देगा इस प्रकार से, अब जब यहाँ पर ब्रश करेगा, ब्रश करने के बाद ये बाहर निकलेगा, तो ये एक चीज रिलीज करता है जिसका नाम ही होता है हीमोज्वाइन। देख लीजिए, हीमोज्वाइन। अब ये जब हीमोज्वाइन रिलीज करता है, ये एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है जो किसी के भी शरीर में बुखार या फिर ठंडा लगवाने का काम करता है, और इसी के चलते हमें मलेरिया में 3-4 दिन बुखार छोड़ छोड़कर बार बार बुखार लगता है। डन है, याद रखेंगे। हीमोज्वाइन कहाँ रिलीज हो रहा है, आरबीसी में रिलीज हो रहा है, ब्लड में रिलीज हो रहा है, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो रिलीज करवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 31 नंबर सवाल, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ। यानी कि जो बीओडी है उसमें हम लोग क्या मापते हैं, सीधी सी बात, बीओडी का फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो हम बात समझ जाएंगे कि बीओडी को क्या मापा जाता है या बीओडी में क्या मापना चाहिए। चलिए सुनिए, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायो केमिकल O2 डिमांड, या इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल O2 डिमांड हो जाएगा इस प्रकार से। यानी हम लोग इसमें क्या माप रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा माप रहे हैं। क्यों माप रहे हैं, जितना भी ऑक्सीजन किसी भी वेस्ट को देना पड़ रहा है उसको साफ करने के लिए, वही कहलाता है बीओडी, यानी हियर वी कैन मेजर O2। ठीक है, यानी कि हम लोग O2 को मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 32 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीसीज। यानी कि जो एंडेमिक होता है और जो एक्सोटिक स्पीसीज होता है उनमें अंतर बताना है। एंडेमिक, आप बताइए जरा, एंडेमिक के मतलब जानते हैं, कोई बात नहीं। आइए, आप अगर पहला बार भी सुन रहे हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एंडेमिक का मतलब, एंड का मतलब होता है, यानी यहाँ पर एंड से याद रखेंगे अंदर की ओर, यानी एंडेमिक जो हमारे यहाँ के स्पीसीज हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक, और जो हमारे यहाँ के नहीं है वो उनको बोलते हैं एक्सोटिक। अब हमारे यहाँ के कौन कौन है, जैसे हम मान लेते हैं मैंगो हमारे यहाँ पर भारत में बहुत पहले ही से है, मैंगो। राइस हमारे यहाँ पर बहुत पहले से है। इस प्रकार से ये जो भी हमारे यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारे भारत में है, उसको हम बोलेंगे एंडेमिक, और जो हमारे भारत में नहीं थे, बाहर से आ चुके हैं, उसको बोलते हैं एक्सोटिक। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है पार्थेनियम का, याद रखेंगे। हम इसको एलियन स्पीसीज भी बोलते हैं, जो हमारे देश के नहीं थे लेकिन अब हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडेमिक और एक्सोटिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए 33 नंबर सवाल भी बोला जा रहा है, नेम द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। यानी कि कौन सा बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है ये दोनों। चलिए आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है, 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इन इंडिया। यानी कि 1000 वेराइटी है मैंगो का, ये किस वेराइटी या किस बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जीन डाइवर्सिटी। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए, जीन डाइवर्सिटी कहने का मतलब ये एक ही स्पीसीज है, सिर्फ और सिर्फ वेराइटी अलग है, यानी गुण अलग है। गुण किसके लिए आता है, जीन के लिए आता है। याद रखेंगे, जीन क्या करता है, गुण को कंट्रोल करता है, वेराइटी को कंट्रोल करता है। यानी 1000 वेराइटी जो होंगे मैंगो के, वो कौन कंट्रोल करेगा, या किस में आएंगे, जीन डाइवर्सिटी में। दूसरा में बोला जा रहा है वेरिएशन इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पाइन इन राउलफोलिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन। ये क्या बोला जा रहा है कि जो एक हिमालय में एक मेडिसिनल प्लांट है, यानी एक औषधि है, उसमें आप जाइएगा हिमालय के रीजन में, आपको अलग अलग प्रकार की औषधियां दिखेंगे। किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ कम है, और किसी का उपचार अलग अलग चीज है। तो अब बोला जा रहा है उनमें किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, तो उनमें पाया जा रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। याद रखेंगे, उनमें किस प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जा रही है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया, यानी उनका स्पीसीज अलग अलग है। डन है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 34 नंबर सवाल पे। चलिए, व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या बोलते हैं, तो इसका याद रखेंगे, एक छोटे से गिवन एरिया में वहां रहने वाली प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमें उनको बचाना है, उसी को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट।
याद रखेंगे, यानी कि मोर नंबर इन एंडेमिक स्पीसीज इन अ गिवन एरिया इन अ शॉर्ट गिवन, यानी कि छोटा सा एरिया होगा उसमें बहुत ज्यादा एंडेमिक प्रजातियां हो जाएंगी, उसी को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। पूरे भारत में हमारे यहाँ पर 3 हॉट स्पॉट है, याद रखेंगे पूरे भारत में 3 हॉट स्पॉट है। पहला हॉट स्पॉट आता है वेस्टर्न घाट, जैसे वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट बोलते हैं हम लोग। जैसे अगर हम भारत का मानचित्र एक बार आपको समझाएं, इस प्रकार से भारत का मानचित्र, अब रफ डायग्राम है तो समझ लीजिए कि सिर्फ ये भारत को मान लेते हैं, लग तो नहीं रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको और भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से चलिए गुजरात, चलिए नहीं अब समझ जाएंगे। ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ और ये हो जाता है साउथ। जो इधर के घाटी वाले एरिया है, यानी कि ये जो घाटी है इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर पाया जाने वाला हॉट स्पॉट क्या जाएगा, वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर हिमालयन हॉट स्पॉट होंगे। आपको पता है हिमालयन हॉट स्पॉट, अगर हिमालय वर्ड आ रहा है इसका मतलब इस रीजन में होंगे, डन है, इसी को बोलते हैं हिमालय हॉट स्पॉट। उसके बाद इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, इंडो बर्मा, इंडो का मतलब इंडिया और बर्मा का मतलब हम लोग बांग्लादेश को पहले बर्मा बोलते थे, तो इंडिया और बर्मा यानी बांग्लादेश के तरफ जितना भी हॉट स्पॉट होगा उसको बोल देंगे इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। याद रखेंगे हमारा जो इंडिया है 3 कोने लग रहा है, 1 कोना 2 कोना 3 कोना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो एक हॉट स्पॉट यहाँ पर, एक हॉट स्पॉट यहाँ पर और एक हॉट स्पॉट यहाँ पर, 3 हॉट स्पॉट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 35 नंबर सवाल आपके सामने लघु उत्तरीय है, यानी कि ये छोटे हैं तो उतना नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी इन प्लांट, विच वन बिटवीन द लीड टू विल, अच्छा इन दोनों में कौन सा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन दिखाता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम अंतर देखते हैं कि क्या अंतर है किसी भी जिटनोगैमी में और जीनोगैमी में। उसके बाद हम बात करेंगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की। अब बोला जा रहा है कि मान लेते हैं एक फ्लावर है, यहाँ पर 2 फ्लावर है। जीनोगैमी जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पर याद रखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर परागण। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक फ्लावर होता है, ये फीमेल है मान लेते हैं, और एक फ्लावर है यहाँ पर मेल है। मेल से पॉलन ग्रेन उड़कर किसी भी दूसरे प्लांट के फीमेल पर जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड जीनोगैमी। लेकिन इसमें क्या होता है जिटनोगैमी में कि यहाँ पर मेल फ्लावर रहेगा और फीमेल फ्लावर रहेगा, इस प्रकार से फीमेल और मेल। बोला जा रहा है कि ये मेल से फीमेल तक तो जा रहा है लेकिन सेम प्लांट पे जा रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो अब ये बोला जा रहा है कि जब ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन अलग अलग फ्लावर तो दिख रहे होंगे लेकिन एक ही प्लांट दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिटनोगैमी। डन है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन दोनों में इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसमें देखने के लिए मिलेगा, तो इनब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ एक ही खुद का ही जीन अगर खुद में आ रहा है तो वो दिखाता है इनब्रीडिंग अब डिप्रेशन, यानी कि ये अलग चेंज नहीं हो रहा है। तो किसमें दिख रहा है सर, ये 2 पौधे अलग अलग आ रहे हैं, इनका मतलब ये आउट ब्रीडिंग है। सिर्फ और सिर्फ जिटनोगैमी ही दिखा सकता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी इसमें जीन चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही पौधा है, एक ही पॉलन ग्रेन है, एक ही स्टिग्मा है, इसलिए यहाँ पर आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, ड्रा अ सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ ह्यूमन लेवल द फॉलोइंग सेल्स इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को आपके सामने बनाएंगे, उसके बाद जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। चलिए अजय, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को बनाना एकदम आसान है, इस प्रकार से बना लीजिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बन जाएगा। इस प्रकार से हमने बोला कि बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक ट्रांसफर सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटे छोटे किनारे पर लगे हुए होंगे सर्टोली सेल, इसके बीच में जर्म सेल लगे हुए होंगे सर्टोली सेल के अर्ध गिर्द, और बीच में स्पर्म सेल बन जाएंगे यहाँ पर, और ये सर्टोली सेल में ही घुसे हुए होंगे। क्यों, क्योंकि इनका खाना कहां से मिल रहा है, सर्टोली सेल से। सेल दैट डिवाइड माइटोसिस इंक्रीज द नंबर, यानी कि जो सेल जो माइटोसिस करते हैं उनका नंबर, और जो माइटोसिस करने के बाद बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। यानी पहला का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जर्म सेल। दूसरा, सेल दैट अंडरगो मियोसिस 1, जो मियोसिस 1 को अंडरगो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब उसके बाद तीसरा यानी सी सवाल बोला जा रहा है, सेल दैट अंडरगो मियोसिस 2, जो मियोसिस 2 को अंडरगो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
यानी यहां पर आपका जवाब आने वाला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लास्ट सवाल, सेल दैट हेल्प, सॉरी लास्ट नहीं, एक सेकंड, अच्छा फर्स्ट का लास्ट, सेल दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन सा सेल है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प कर रहा है? तो यहाँ पर दो सेल आ जाएंगे, पहला तो सर्टोली सेल आएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्टोली सेल एंड लेजिक सेल। लेजिक सेल भी हेल्प करता है, इसको लेजिक सेल लिखते हैं, लेजिक सेल। क्यों लेजिक सेल? क्यों? क्योंकि ये भी टेस्टोस्टेरोन बनवाता है और मदद करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये पहला का हो गया। दूसरा, मेंशन द रोल ऑफ लेजिक सेल। लेजिक सेल का काम क्या है? लेजिक सेल में वाई छूट गया था, चलिए लेजिक सेल का काम क्या है? लेजिक सेल टेस्टोस्टेरोन को बनवाता है, याद रखेंगे, लेजिक सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अब इसको कौन देता है? एलएच देता है। एलएच आएगा लेजिक सेल के पास और लेजिक सेल क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरोन। और जब किसी भी मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलरेडी चालू होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 37 नंबर सवाल दिया हुआ है। क्रॉस वाज कैरिड आउट बिटवीन टू पी प्लांट, ठीक है, दो प्लांट है, शोइंग द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द हाइट ऑफ प्लांट, द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस शोड 50%। याद रखेंगे, जब भी आपके दिमाग में आ जाए 50%, इसका मतलब वहां पर टेस्ट क्रॉस हुआ है। कैसे याद रखेंगे? आइए, टी दो प्लांट है, हाइट के लिए लिया गया है, इसलिए हमने टी और टी लिया है। चलिए अब बोला जा रहा है कि एक को हमें सबसे पहले हेटेरोजाइगस रखना होगा सर। याद रखेंगे, हम एक हेटेरोजाइगस को होमोजाइगस के साथ और होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब टेस्ट करते हैं यानी क्रॉस बनवाते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। आइए गैमेट बनाइए, इसका हाफ हो जाएगा टी, इसका हाफ हो जाएगा टी। जब हम इसको फ्यूज करवाएंगे तो आपको पता चल रहा होगा। चलिए पनेट स्क्वायर में बनाते हैं इसको, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा। इस प्रकार से पनेट स्क्वायर बना लीजिए, यहां पर आपका इस प्रकार से होने वाला है। चलिए टी और यहां पर स्मॉल टी को बैठा दें, टी और टी मिल जाएगा और टी और टी मिल जाएगा। तो आपको पता चल रहा होगा कि टॉल 50% आ सकता है और ड्वार्फ भी 50% आ सकता है, जैसा कि हमने सवाल में पढ़ा था, उसका हमने क्रॉस बना दिया। डन है। अब बोले जा रहा वर्क आउट द क्रॉस विद द हेल्प ऑफ अ पनेट स्क्वायर। हमने पनेट स्क्वायर बना के दिखा दिया। नॉर्म नेम द टाइप ऑफ क्रॉस कैरिड आउट, यानी कि इस क्रॉस का नाम क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। अब अगर आपने बना ही दिया है फिनोटाइप, सॉरी ये पनेट स्क्वायर, तो फिनोटाइप लिखिए। फिनोटाइप दो प्रकार के आ रहे हैं, जीनोटाइप दो आ रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो 1:1 आ रहा है, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आ रहा है। डन है, इतना आसान सा क्लियर हो गया आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपका जो अगला सवाल है 38 नंबर सवाल, डिफाइन, यानी कि परिभाषा लिखना है। किसका किसका परिभाषा लिखना है? पहला मेटास्टासिस। अभी तुरंत अगर आप अपने क्लास में फोकस रखे होंगे, आपको पता होगा मेटास्टासिस हम किसको बोलते हैं। तो हमारे शरीर में दो ट्यूमर होते हैं, एक तो बिनाइन ट्यूमर और एक मलिग्नेंट ट्यूमर। और मलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टासिस। यानी कि आपको मेटास्टासिस पहले से ही क्लियर है। डन है, याद रख लेंगे। मेटास्टासिस किसको बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ मलिग्नेंट ट्यूमर फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन इज कॉल्ड मेटास्टासिस। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीन, कभी ना कभी आपने कोरोना का वैक्सीन या किसी ना किसी वैक्सीन के बारे में सुना होगा, जिसको हम टीकाकरण बोलते हैं। अब हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन में आपने क्या लिया? क्या आप सोच के देखिए, जब कोरोना का काल चल रहा था तो हम लोग वैक्सीन लेने जाते थे और हमें लगता था कि हमें दवाइयां मिल रही हैं, टीका मिल रहा है, इंजेक्शन मिल रहा है, लेकिन उसमें था क्या? ओरिजिनली उसमें कोरोना का मरा हुआ वायरस था, जिसको हम बोलते हैं कोविड वायरस। वो कोविड वायरस हमें भरकर दे दिया गया, हमारे शरीर में दिया गया। और वो जो कोविड-19 का वायरस था वो कमजोर वायरस हुआ करता था। वो जैसे हमारे शरीर में गया, हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बनाया और एंटीबॉडी बनाने के बाद उस मरे हुए वायरस के लिए वो एंटीबॉडी बनाकर सिक्योर रखा। और अगली बार जब हमारे शरीर में कोरोना वायरस आएगा तो उसके लिए पहले से ही एंटीबॉडी हमारे दिमाग में बना हुआ है कि किस प्रकार से बनाना है एंटीबॉडी। वही होता है वैक्सीनेशन। यानी जब हम अपने इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। डन है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड डीएनए इज रिटन एज फॉलोज, यानी कि डीएनए का एक स्ट्रैंड आपके सामने लिखा हुआ है, जो स्ट्रैंड आपको स्क्रीन पर भी विजिबल है। अब बोला जा रहा है कि इसमें क्या करना है आपको? राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसका आप बात कर लेते हैं। चलिए ऊपर लिखा हुआ है तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, हम इसका कंप्लीमेंट्री पहले बना रहे हैं। जब आप इसका कंप्लीमेंट्री बनाइएगा तो अगर इधर 5 प्राइम है तो इधर 3 प्राइम आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वाटसन और क्रिक ने कहा है कि अगर हम एक डीएनए बना रहे हैं, इसमें अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा जो होगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा।
डन है। इसलिए हम 3 प्राइम से बना रहे हैं। ए के साथ में हमें पता है हमेशा टी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा और सी के साथ ए जुड़ेगा। यानी आपको पता चल रहा होगा एटीजीसी 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 चल रहा है, तो यहाँ पर टीएससीजी, सॉरी एक सेकेंड हमने गलती कर दिया, यहाँ पर ए लिख दिया गलती से, जी होगा। यानी हमें पता है टीएससीजी 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 चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखना है टीएससीजी, टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए। चलिए इसको आगे मिटाते हैं, देखिए कि नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टी ए सी जी 5 टी ए सी जी 6 टी ए सी जी 7। यानी यहाँ अगर 3 प्राइम है तो 5 प्राइम हो जाएगा। और हमें लिखना किस डायरेक्शन में है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो आपका जो ओरिजिनल आंसर होगा, ये तो आपको सब दिमाग में करना था, अब जो आंसर लिखना है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम लिखना है। यानी आप इसको जस्ट घुमा देंगे। तो हम जब 5 प्राइम से लिखना चालू करेंगे तो ये 5 प्राइम से किस प्रकार से लिखाएगा, देखिए 5 प्राइम से लिखाना चालू होगा जी सी ए टी, यानी जी सी ए टी, जी सी ए टी 7 बार लिख देना है, जी सी ए टी, जी सी ए टी, जी सी ए टी, जी सी ए टी। 1 2 इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 2 बार और लिखना है, जी सी ए टी जी सी ए टी। और अगर इधर 5 प्राइम था तो इधर 3 प्राइम आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। डन है, क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए 39 से आगे बढ़ते हैं 40 पर आ जाइए। 40 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है, ड्रा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, लेबल द फॉलोइंग। यानी कि आप सबसे पहले एक डाइन्यूक्लियोटाइड चेन बनाइए, यानी बात कर रहा है कि वाटसन और क्रिक को समझाइए। सीधा सा, आप अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, आराम से बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाना है, 5 प्राइम एंड दिखाना है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाना है और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाना है। तो हम लोग बना रहे हैं, एक सेकेंड, चलिए अब बोला जा रहा है कि हमें बनाना है इस प्रकार से। कोई भी स्टैंड को बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर बन जाएगा ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, और अगर दूसरा स्टैंड बनाने जाएं तो ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये हो चुका है एक्चुअल डीएनए का स्ट्रैंड। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसमें हमें कुछ चीजें दिखा रही है, तो हम बनाएंगे इस प्रकार से एन 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 और एन। ये हो जाएगा 5 प्राइम और इधर हो जाएगा 3 प्राइम। तो इसका जस्ट अपोजिट 3 प्राइम से चालू होगा 5 प्राइम की ओर, यानी एन 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 और लास्ट में भी एन, इस प्रकार से। अब बोला जा रहा है पहला आंसर पढ़िए, द कंपोनेंट ऑफ अ डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी डाइनी गलती से न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें क्या होता है, पहला का आंसर हो जाएगा, जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, दूसरा शुगर हो जाएगा, और वो शुगर भी कौन सा होता है, पेंटोज शुगर होगा, और तीसरा N2 बेस हो जाएगा। जो N2 बेस होंगे उसमें एडिनिन हो सकता है, थायमीन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है और साइटोसिन हो सकता है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा 5 प्राइम एंड दिखाना है, तो ये एक 5 प्राइम एंड रहा और एक ये 5 प्राइम एंड रहा। तीसरा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको बोलते हैं, अगर आप मान लेते हैं ये न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं, यहाँ पर तीसरा का सवाल, तीसरा का आंसर हम लिख रहे हैं। आप अगर किसी भी इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं तो क्या जुड़ेगा, देखिएगा पेंटोज शुगर N2 बेस के साथ जुड़ जाएगा, और ये पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। अब बोला जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये N2 बेस और पेंटोज शुगर के बीच का जो बॉन्ड होता है, इसी को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी किसी भी बेस के साथ जब शुगर जुड़ता है उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लास्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये जो एन और एन के बीच में ये बॉन्ड लगा हुआ है, इस बॉन्ड को ही हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पीडी भी बोल देते हैं। डन है, क्लियर हो गया होगा, ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 के बाद 41 नंबर सवाल पे। डिफाइन एल्गल ब्लूम, हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम। अब अलगल ब्लूम क्या है, अलगल का मतलब ही है कि अलगा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। ऊपर क्या उठा हुआ होता है, सुनिएगा, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अलगी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अलगी नहीं होगा। अलगी का ही दूसरा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। अब बहुत सारे बच्चे भयभीत हो जाएंगे कि सर ब्लू ग्रीन एल्गी ही तो है, लेकिन नहीं, हम बोल रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। यानी ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ये हरे कलर का होता है। आपको धान के खेत में पानी में छैला हुआ ऊपर दिख रहा है, यही होता है साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया है एक प्रकार का। अब बोला जा रहा है ये जब अगर अधिक मात्रा में किसी भी कहीं पर भी कोई भी पानी भरा एरिया है उसमें अगर अधिक मात्रा में हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं अलगल ब्लूम। अब अलगल ब्लूम है तो आपका ये भाई ये तो अच्छा है ना, ग्रीन है, हवा देगा,
और हमारे शरीर को भाई प्रोड्यूसर्स हैं, ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा है। तो हमें दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है सर, क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन वाले पानी में होता है और ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां के जो ओरिजिनल स्पीसीज हैं उनको दिक्कत करने लगता है, इसीलिए ये इकोसिस्टम के लिए दिक्कत प्रोड्यूस करता है। डन है, क्लियर हो गया? यानी साइनोबैक्टीरिया एक समय के लिए अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है तो अच्छी बात है, नाइट्रोजन फिक्स करेगा, लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अल्गल ब्लूम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 42 नंबर सवाल बोला जा रहा है, व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट एप्लीकेशन। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको बोलते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, आप बताइए कि इसके किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो डीएनए, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान, एक सेकेंड। चले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बोला जा रहा है कि हमारा जो भी डीएनए होगा 99% तो सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 0.1% को हमें जांच करना है, क्योंकि 0.1% ही किसी भी इंसान के शरीर में डिफरेंट होता है। आप इंडिया से हैं, अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूरोप से हैं, कहीं से भी हैं, आप किसी भी दो इंसान को मिलाइएगा तो उनमें 99% डीएनए सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही डिफरेंट होगा। और इस 0.1% में डिफरेंट कहां आता है, रिपीटेटिव डीएनए में, यानी कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है उसी में सिर्फ अलग चीज हो सकता है, बाकी सब सेम होता है। रिपीटेटिव डीएनए में ही डिफरेंस होता है। अब सिर्फ हमें रिपीटेटिव डीएनए समझाना है, छांट के और सीक्वेंस पता कर लेंगे, और सीक्वेंस अगर सेम हुआ तो डीएनए मैच, और अगर सीक्वेंस रिपीटेटिव डीएनए का अलग अलग हुआ तो डीएनए अनमैच हो जाएगा। यानी कि ये होता है डीएनए मैचिंग, फिंगर प्रिंटिंग। उसके बाद बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला फादर या मदर को पहचानने में, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फादर एंड मदर। उसके बाद क्राइम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि क्रिमिनल को पहचानने में, यानी कि किसी ने खून किया है या नहीं, जैसा कि आपने सीआईडी में देखा हुआ है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में करेंगे। और तीसरा, जैसे मान लेते हैं कि कोई मुर्दा है, उसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो किसका लाश है, तो उस समय भी आप कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी उसका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आप करवा रहे हैं। डन है, इस प्रकार से 3 काम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल पे। आपके सामने अब आ चुके हैं दीर्घ उत्तरीय, यानी कि सबसे बड़े बड़े 5 नंबर के सवाल आ चुके हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा, आराम से लिखना पड़ेगा। आइए, सबसे पहला सवाल बोला जा रहा है, व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। एक ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं हम लोग किसी भी इकोसिस्टम में। जैसे हम बात करें प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर, और टर्शियरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर का लेवल जो होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। यानी एक ट्रॉपिक लेवल T1 ये हो जाएगा, T2 ये हो जाएगा, T3 ये हो जाएगा, T4 ये हो जाएगा। यानी इकोसिस्टम में किसी भी लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्लियर हो गया? जैसे प्रोड्यूसर हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद दूसरा सवाल क्या बोला जा रहा है, दूसरा सवाल में गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। यानी जो T1 है, T1 में कौन होगा, प्रोड्यूसर। तो आप बताइए किसी भी इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, क्या काम करते हैं, खाना देने का काम करते हैं, यानी प्रोड्यूस फूड, यानी ये फूड बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लियर हो गया? इनका काम क्या है, खाना बनाना और ऑक्सीजन बनाना। उसके बाद हाउ इज द डेट्राइटस फूड चेन कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन। यानी डेट्राइटस फूड चेन किस प्रकार से लिंक्ड है किसी भी फूड चेन से, ग्रेजिंग फूड चेन से। देखिए, ग्रेजिंग फूड चेन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद डेट्राइटस का ले रहे हैं। ग्रेजिंग में क्या आता है, ग्रास आया, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर का मतलब जो टिड्डा होता है, जो कीड़ा होता है वो। अब ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, और फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को वल्चर खाएगा। वल्चर का मतलब गिद्ध, गिद्ध अभी बहुत कम हो चुके हैं गिद्ध, अब गिद्ध खाएगा। अब बोला जा रहा है एक ना एक समय ये टॉप कंज्यूमर है, इसको खाने वाला अभी के लिए कोई नहीं है, टॉप कंज्यूमर है, टीसी है। अब ये जब मरेगा, बताइए जब मरेगा तो क्या आसमान में ही लटका रहेगा कि जमीन पर आएगा? जमीन पर आएगा, सिंपल सी बात है। जब जमीन पर आएगा क्या जीवन भर इसका वहीं पर शरीर बचा रहेगा? नहीं, इसका शरीर सड़ेगा, और सड़ने गलने के लिए कौन आएगा, डेट्राइटस। कौन आएगा, यानी डेट्राइटस फूड चेन आएगा, यानी डेट्रीवोर बन जाएगा, ये सड़ेगा और यहाँ पर डेट्रीवोर्स इसको खाकर खत्म कर देंगे। ये होता है डेट्राइटस फूड चेन। तो याद रखिएगा, जब भी कोई किसी भी ग्रेजिंग फूड चेन में डेथ होता है वो बनता है डेट्राइटस, और डेट्राइटस को खाने वाला कहलाता है डेट्रीवोर्स, और ये आगे जाकर इसको सिंपल ऑर्गेनिक में बदलने का ताकत रहता है। इस प्रकार से ये लिंक्ड होता है। क्लियर हो गया? तीनों का तीनों ऑप्शन आप क्लियर समझ चुके हैं, सॉरी तीनों का आंसर समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल पे। अरे 44 नंबर सवाल पे होते हैं, क्या बोला जा रहा है 44 नंबर सवाल पे? देखिएगा, नेम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन दैट
that incorporated a bt cotton to protect the plant against cotton bollworm in infections। क्या बोले जा रहा है, सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक जीन का नाम बताना है जो बीटी कॉटन को बचाने में काम करता है। बीटी, सबसे पहले बीटी के बारे में याद रखिए, बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थ्रूनजेनेसिस। आ जाइए, क्या नाम हो जाएगा, बैसिलस थ्रूनजेनेसिस। क्या बोला जा रहा है कि ये बीटी का नाम होता है बैसिलस थ्रूनजेनेसिस। क्या करेगा, स्पोर्स बनाता है। बैसिलस थ्रूनजेनेसिस स्पोर बनाकर एक जीन निकलवाता है जिसका नाम होता है क्राई जीन। अब बोला जा रहा है ये जो क्राई जीन है ये ऐसा जीन होता है, प्रोटीन सिक्रेट करता है, और वो प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जो किसी भी कीड़े के शरीर में जाने के बाद उसके कीड़े में क्रिस्टलाइड हो जाता है, जम जाता है, और उसकी वजह से कीड़े की मौत हो जाती है। यही बात बोला जा रहा है कि किस प्रकार से कॉटन बॉलवर्म यानी कि जो कपास का कीड़ा होता है, कपास को कीड़ा खाने वाला कीड़ा होता है, उसको किस प्रकार से बचाया जाता है। तो क्राई जीन होगा जो प्रोटीन निकालेगा और वो प्रोटीन उसके जाके शरीर में जम जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। उसके बाद बी, स्टेट द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस विच वर्क इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी सेलुलर डिफेंस किस प्रकार से काम करता है ये बात बोला जा रहा है। तो हमें पता है सेलुलर डिफेंस किस प्रकार से काम करता है। आ जाइए, हमने बोल दिया, मान लेते हैं ये सेल है इस प्रकार से, यहां पर आपके सामने सेल बनाए हुए हैं। अब बोला जा रहा है कि क्या करेगा, ये जो सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल। अब बात कर लेते हैं कि इस पर एक सेल पर वायरस ने अटैक कर दिया। अब ये जो सेल है आपस में भाईचारा निभाएंगे। किस प्रकार से भाईचारा निभाएंगे, देखिए, अगर इस पर अटैक किया है तो ये सेल एक प्रोटीन निकालेगा जिसका नाम होता है इंटरफेरोन्स, और ये इंटरफेरोन निकाल कर बता दे देगा इस दूसरे जस्ट इसके सटे हुए सेल को कि हम पर वायरस का अटैक हुआ है, तुम आगे बढ़ जाओ, अपने आप को कवर कर लो वायरस से बचाने के लिए। ये होता है सेलुलर डिफेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, एक सेकेंड, क्या बोला जा रहा है, अगला सवाल था इसी में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए का क्या योगदान होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो देखिए, आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है किसी भी, ये सबसे पहला बात बोला जा रहा है कि ये प्लांट्स में पाया जाता है। टोबैको प्लांट में हमने इसका बात किया था। ये क्या करता है कि किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो जब किसी भी शरीर में, जैसे हम मान लेते हैं ये टबाकू का प्लांट है, टबाकू का मतलब तंबाकू जो प्लांट होता है, उसमें इसका जो जड़ है, इसके नोड्यूल में एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है। इस बैक्टीरिया का नाम आप जान लीजिएगा, इसका नाम होता है, मे बी हमें जहां तक हमें याद है इसका नाम, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, आप देख लीजिएगा, इसका नाम एक बैक्टीरिया हो जाता है जो टबैको के रूट को इन्फेक्ट करता है। अब ये क्या करेगा, इस समय इसके शरीर में सबसे पहले तो बैक्टीरिया जीन डालेगा, जीन से आरएनए बनेगा, और आरएनए से अब बनना चाहिए था प्रोटीन जो इसके जड़ को खत्म करने का काम करेगा। डन है। अब बोला जा रहा है हमने किया है आरएनए इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस कैसे करते हैं, गौर से सुनिए। हमने एक और आरएनए लाया और इसके शरीर में पहले से ही डाल दिया। जब ये बैक्टीरिया अपना आरएनए बनाएगा, चलिए ये बैक्टीरिया का आरएनए है और हमने एक आरएनए पहले से ही डाल के रखा था, तो दोनों आरएनए आपस में मिल जाएंगे और वो डबल स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और डबल स्टैंडर्ड बनने की वजह से ये आगे प्रोटीन नहीं बन पाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो क्या ये बैक्टीरिया आगे इस प्लांट को हार्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला सवाल क्या है, मेंशन द केमिकल चेंज दैट प्रो इंसुलिन अंडरगोज टू बी एबल टू एक्ट एज मैच्योर इंसुलिन। अब भी हमने इसकी बात पहले ही कर ली है कि प्रो इंसुलिन का जो सी पेप्टाइड चेन है वो हटता है, तब जाकर ए और बी आपस में जुड़ जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं मैच्योर इंसुलिन। स्टेट द रोल ऑफ ट्रांसपोजोन्स इन स्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए। क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसपोजोन्स का काम क्या होता है। ट्रांसपोजोन क्या होता है, ट्रांसपोजोन्स का मतलब याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन। वो जीन जो इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं जंपिंग जीन, ट्रांसपोजोन्स। स्लाइसिंग के दौरान क्या इसका काम रहता है, याद रखेंगे। अब हमने एक आरएनए भेजा था और उस आरएनए को हमने क्या कर दिया था, नाकाम कर दिया था। नाकाम कराने के लिए ऐसा जीन डाला था जो आगे जाकर प्रोटीन नहीं बना पाए। ये आरएनए इंटरफेरेंस का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल, विच मेन टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट यू टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम एनी प्लांट सेल। यानी कि अगर आपको कोई भी प्लांट सेल से डीएनए निकलवाना है तो कौन सा टेक्निक आपको निभाना होगा। तो सबसे पहले हम एक प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। ये प्लांट सेल है, चलिए इस प्लांट सेल को डब्बा जैसा बनाते हैं ताकि आपको अच्छा से फील हो पाए। हमने बोल दिया ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये इस प्रकार से साइटोप्लाज्म, सॉरी ये न्यूक्लियस, एक सेकेंड, सेल वॉल हो जाएगा। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा
और हमने बोल दिया इस प्रकार से इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था। हमें इस डीएनए को बाहर निकालना था, तो सबसे पहले हमने सेल वॉल को काटा। सेल वॉल को काटने के लिए हमने लिया है सेलुलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम लिया? सेलुलेज। और सेल मेम्ब्रेन को काटने के लिए हमने प्रोटीएज एंजाइम लिया और लाइपेज एंजाइम लिया। प्रोटीएज और लाइपेज, लाइपेज लिपिड को काट देगा और प्रोटीएज प्रोटीन को काट देगा, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्रोटीन का ही और लिपिड का ही बना हुआ होता है। दोनों मेम्ब्रेन इस प्रकार से कट जाएंगे। चलिए काट के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर कट गया दोनों मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो ये सॉरी हमने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है ये भी प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि हम डीएनए को आराम से इजीली बाहर निकाल लेंगे। आ गया हमारे पास डीएनए और इस डीएनए को हम काटेंगे। काटने के लिए एंजाइम आता है जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी वो एंडोन्यूक्लियेज हो सकता है या एक्सोन्यूक्लियेज। जैसे ही हमने काटा हमारे पास डीएनए आ चुका है। अब इस डीएनए को हम वॉश कर लेंगे ताकि ये बढ़िया से साफ साफ दिखे। तो हम वॉश करते हैं अल्कोहल से, याद रखेंगे अल्कोहल से वॉश करने के बाद हमारे पास डीएनए आ जाएगा। चलिए पहला का आंसर मिल गया होगा, आगे बढ़ते हैं दूसरा पे। व्हाट इज द सेल दैट रिसीव द रिकम्बिनेंट जीन कॉल्ड, यानी कि क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द सेल दैट रिसीव्स अ रिकम्बिनेंट जीन कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं होस्ट जीन, सॉरी होस्ट सेल। यानी हमने बोल दिया, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया का, सॉरी एक सेकंड, बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया को आपने लिया है इस प्रकार से, कोई भी बैक्टीरिया है उसका जो प्लाज्मिड है इस प्रकार से आपने लिया था, उसमें एक जीन को मिलाया और इन दोनों को मिलाने के बाद आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार का बन जाएगा। यहां पर इस प्रकार से बना देते हैं, इसी को बोल रहे हैं हम रिकम्बिनेंट जीन, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए। और इसको हमने किसी होस्ट सेल में डाल दिया है, इस प्रकार से ये आ चुका है, इस प्रकार से होस्ट सेल में आ चुका है। अब ये जो आएगा किसी के शरीर में आएगा, इसी को हम बोलते हैं होस्ट सेल। जिसके भी शरीर में रिकम्बिनेंट जीन या रिकम्बिनेंट डीएनए जाएगा उसको बोल देंगे होस्ट जीन या सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसी में क्या बोला जा रहा है, अगला सवाल गौर से देखिए। Why is the thermostable DNA polymerase needed in amplification, यानी कि जो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें हम लोग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं जिसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। याद रखेंगे इसका पूरा नाम होता है डीएनए टैग पॉलीमरेज। डीएनए का पॉलीमरेज करता है टैग पॉलीमरेज। टैग का पूरा नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस, यानी ये थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक जीव होता है, उससे लिया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है डीएनए टैग पॉलीमरेज। ये क्या करता है, किसी भी टेम्परेचर पर 72 डिग्री सेल्सियस से लेकर 96 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। इसलिए हम इसको उपचार में लेते हैं एम्प्लीफिकेशन में, क्योंकि जो एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, तीनों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, उस समय हम लोग लेते हैं डीएनए टैग पॉलीमरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल इसी में। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। हमने बता दिया कि जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करने के लिए ही हम लोग थर्मस एक्वाटिकस नाम के इस जीव से लिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस। चलिए आते हैं अब ई में। ई क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ इज रिपीटेटिव या सैटेलाइट डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए, यानी कि हम लोग किस प्रकार से बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग कर सकते हैं इसको सैटेलाइट डीएनए को। तो देखें जो सैटेलाइट डीएनए होता है छोटा छोटा सीक्वेंस होता है, छोटा छोटा डीएनए, जैसे हम आपको बताएं ये बड़ा सा डीएनए का एक हमारे शरीर का डीएनए था, बाहर निकाल लिया हम लोग, इसको हम लोग काट रहे हैं। काटने का सेंस क्या है, इधर हमने रिपीटेटिव डीएनए देखा, इधर हमने इतना रिपीटेटिव डीएनए देखा, काट दिया, ये बल्क डीएनए हो गया और ये छोटे छोटे सैटेलाइट डीएनए हो गए। हमने बोला कि ये 3 टुकड़ों में कट जाएगा। देखिए जब हम इसको काटेंगे, यहां से कैंची की तरह काट दिया, खच खच, यहां पर इस प्रकार से बन चुके हैं, 3 स्टैंड आ चुके हैं। ये छोटे छोटे डीएनए को हम बोल रहे हैं सैटेलाइट डीएनए और इसको बोल रहे हैं बल्क डीएनए। तो हमें इसको छांटना है। छांटने के लिए जैसे ही छांटना वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इधर बड़े बड़े डीएनए के पार्टिकल आ जाएंगे, उससे छोटा, और इधर फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार से ये छट जाएगा। यानी बड़ा डीएनए इधर मिल जाएगा, छोटा डीएनए इधर मिल जाएगा। इधर वाले को हम एनोड बोलते हैं और इधर वाले को कैथोड बोलते हैं। याद रखेंगे कैथोड पर बड़ा होता है और एनोड पर छोटा डीएनए आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ पर आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 46 नंबर सवाल पे। क्या बोला जा रहा है 46 नंबर सवाल में, गौर से देखिएगा। ये सवाल आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेट कर रहा है। ड्रा अ डायग्राम इन लार्ज व्यू ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म लेवल द फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले हमें बनाना होगा एक माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आइए माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर समझिए, ये वाला माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएगा इस प्रकार से। डन है। अब बोला जा रहा है कि यहां पर पता है हमें एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर बन जाएगा और यहां पर एक और लेयर बनता है। चलिए बना देते हैं इसको भी।
एक और लेयर को, चलिए एक और लेयर बाहर से बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए एक और लेयर बना दीजिए बाहर की ओर। हमने बोल दिया इस प्रकार से यहाँ पर गोल गोल 4 बन जाएंगे यहाँ पर, और इसमें अंदर अंदर सेल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे, यहाँ पर भी छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे, यहाँ पर भी छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे। हमने बोला कि जो सबसे बाहर बनाया हुआ है आपके इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम एपी ने एक सेकंड यहाँ पर बोलते हैं हम लोग इसको एपिडर्मिस। यस, एपिडर्मिस क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और बीच वाले को बोलते हैं एंडोथीसियम। और इसके नीचे 2 जो लेयर होगा आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। और सबसे अंदर जो बनाया हुआ है इसको बोलते हैं हम टैपेटम। और इसके अंदर ये जो भरा हुआ है इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू में भी एक बड़ा सा सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आइए पहला सवाल बोला जा रहा है टैपेटम। टैपेटम आपको दर्शाया गया है, दर्शा दिए। मिडिल लेयर दर्शाया गया है, एंडोथीसियम दर्शाया गया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल दर्शाया गया है। उसके बाद मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंक्शन ऑफ टैपेटम। टैपेटम का काम क्या है? न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि ये न्यूरिशमेंट देता है। किसको देता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को देता है, ताकि अब क्या बोला जा रहा है कि जो एमएमसी है आगे जाकर पॉलन ग्रेन बनाएगा। पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए ही इसको न्यूरिशमेंट दिया जाता है टैपेटम के द्वारा। उसके बाद आगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजन। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एट फॉसिल्स, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है बचे रह जाते हैं कई सालों तक। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन में अगर हम इसका बात समझाएं, देखिएगा गौर से कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इस प्रकार से पॉलन ग्रेन बनाइए। इसके पास 2 लेयर होता है, एक तो एक्जाइन का होता है और एक अंदर वाला इंटाइन का होता है। जो एक्जाइन होता है वो बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन से, और जो स्पोरोपोलिनिन है ये दुनिया का मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस पाया जाता है। इसको खत्म करने का कोई भी उपाय नहीं पाया जाता, इसलिए हम कभी भी पॉलन ग्रेन को खत्म नहीं कर पाते हैं और हमें वो फॉसिल्स के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। पॉलन टैबलेट्स आर यूज्ड इन पीपल एंड दिस डेज, यानी कि हम लोग पॉलन टैबलेट का उपयोग करते हैं। पॉलन टैबलेट का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है और हमें खाना मिलता है। अच्छा, मतलब खाना मतलब कि विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, इसलिए हम पॉलन टैबलेट्स का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल पे आ जाइए। ड्रा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड शो द फॉलोइंग इट। यानी सबसे पहले आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाइए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस प्रकार से बनता है। आ जाइए। एक चेन दूसरा चेन, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो जाएगा और इधर 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगा। हमें पता है कि ये दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है, इनमें से कोई ना कोई आरएनए बना रहा होगा। तो हम अगर इधर बनाना चाहेंगे तो इधर से बनाना कभी भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा आरएनए जब भी बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनेगा, याद रखेंगे। अब हमने यहां से बनाने दिखा दिया कि यहाँ पर आरएनए बनना तैयार हो चुका है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक एंजाइम लगा हुआ होगा जिसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। जिधर से भी प्रोसेस चालू होता है, प्रमोट होता है, चालू होना मतलब प्रमोट होना, यहाँ पर लगा हुआ होगा आपका प्रमोटर, और जहां पर प्रोसेस खत्म हो जाता है वहां पर लगा होता है टर्मिनेटर। डन है, ये प्रमोटर हो गया, ये टर्मिनेटर हो गया। बीच का जो आरएनए बना रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब आ जाते हैं सवाल पे। पहला ट्रांसक्रिप्शन की दिशा, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। उसके बाद शामिल 2 स्ट्रैंड की ध्रुवता 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगा। यानी पहला का आंसर ये हो जाएगा, दूसरा का आंसर 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट का तीसरा में आ जाइए। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन है? टेम्पलेट ये है क्योंकि यही आरएनए बना रहा है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। उसके बाद टर्मिनेटर जीन, चौथा टर्मिनेटर जीन क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है, प्रोसेस को खत्म कर रहा है। वो कहां लगा हुआ है? तो टेम्पलेट के 5 प्राइम एंड पर, याद रखेंगे टेम्पलेट के 5 प्राइम एंड पर लगा हुआ है। मेंशन द फंक्शन ऑफ प्रमोटर जीन इन ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये जो प्रमोटर लगता है इसका काम क्या होता है? प्रमोटर का काम ही होता है प्रोसेस को चालू करवाना, यानी कि प्रोड्यूस, यानी कि जो स्टार्ट करता है प्रोसेस को, उसको बोलते हैं प्रमोटर जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो आपका लास्ट सवाल है, 48 नंबर सवाल है। आइए जुड़ते हैं इसके साथ। अगर आपको यहां तक अगर वीडियो समझ में आ चुका होगा तो पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए 48 नंबर सवाल पे समझ लेते हैं क्या बोले जा रहा है। 48 नंबर सवाल आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपको ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा। चलिए आपको अगर नहीं दिख पा रहा है तो हम बोल दे रहे हैं कि ये ए है और ये बी है। आंसर में आते हैं, क्या बोला जा रहा है आंसर पहला कि
अब हिंदी में है तो हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। पहचाने कि वक्र ए और बी कौन से हैं। ए और बी क्या बता रहा है, तो इसका पहला का जो आंसर होगा ए होगा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और बी जो होगा वो होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहां पर बी हो जाएगा आपका लॉजिस्टिक ग्राफ और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा। चलिए, यानी कि पहला का आपको आंसर समझ में आ चुका है। दूसरा, इनमें से कौन सा अधिक यथार्थवादी माना जाता है। यथार्थवादी का मतलब कौन सा लॉजिस्टिक माना जाता है, लॉजिकल कौन सा सही माना जाता है, तो यहाँ पर बी माना जाता है। क्यों बी माना जाता है, गौर से देखिएगा। ये बी ग्राफ बनाया गया है क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर अर्थ पर रिसोर्सेस यानी कि संसाधन लिमिटेड है। हम कभी भी एक बार में ऐसे पॉपुलेशन ग्रो से बढ़ते 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 सिर्फ बढ़ते नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये वाला ज्यादा लॉजिस्टिक माना गया है, बी लॉजिस्टिक हो जाएगा। यदि dt by dn इज इक्वल टू rn इंटू k माइनस एन डिवाइडेड बाई k है, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है dt डिवाइडेड बाई dn इज इक्वल टू rn k माइनस एन डिवाइडेड बाई k। तो यहां पर बोला जा रहा है इस k का मतलब क्या होता है, k का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, यानी अर्थ यानी जो हमारी धरती है कितना झेल सकती है, कितना उठा सकती है भार, उसी को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अगर कैरिंग कैपेसिटी पुर जाए यानी पुरने का मतलब पूरा बैलेंस हो जाए, इसके बाद अब अर्थ नहीं झेल सकते, तो उस समय यहाँ पर बहुत सारा चीजें होती हैं, जैसे भूकंप आएगा, सुनामी आएगा और यहाँ पर पॉपुलेशन फिर से कम हो जाएगा। यही तो बोला जा रहा है लॉजिकल फिर से आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एन द्वारा प्राकृतिक कृति क्या किया जाता है, यानी एन क्या है, यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है इधर कि एन किसको यहाँ पर डिनोट कर रहा है, तो एन याद रखेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन को दिखाता है, यानी कि यहाँ पर ये दिखाने का काम कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी को या साइज को, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, कि कितने पॉपुलेशन में लोग होंगे उसी को ये दर्शाता है। उसके बाद लास्ट सवाल क्या बोला जा रहा है, आइए लास्ट सवाल इसको समझने के लिए इसमें दिया हुआ है कि क्या होगा जब हम इनमें करेंगे कुछ भी इकोसिस्टम में, सभी उत्पादक को हटा दिया जाए, यानी सभी प्रोड्यूसर्स को, सारे पेड़ पौधे को अगर हम अपने जीवन में हटा दें तो क्या होगा हमारे जीवन पर। आप खुद से सोच के देखिए, क्या हमें खाना मिल पाएगा, नहीं। क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा, नहीं। यानी हम किसी भी पेड़ पौधे को हटा नहीं सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आपको मिल चुका है। सभी घास खरपतनाशक स्तर जीवों के हटा दिया जाए, यानी कि जो घास से रिलेटेड है, जो वीट से रिलेटेड है, जो घास को खाते हैं, या फिर बात करें घास को अगर हटा दिया जाए तो क्या हमें प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताइए। तो सर अगर यहाँ पर वीट लिखा हुआ है, अगर घास को लिखा हुआ है, घास को हटा दीजिए या नहीं हटाइए, असर पड़ेगा। अगर हम सारे घास को हटा देंगे, हमारे जो शाकाहारी जीव हैं खाएंगे क्या, यानी घास भी हमारे लिए जरूरी है। अब उसके बाद सभी शीर्ष शिकारी, यानी जो सबसे टॉप कंज्यूमर है, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, सबको अगर हम हटा देंगे तो क्या असर नहीं पड़ेगा। अगर हम सारे शेरों को जंगल से हटा देते हैं, सारे बाघों को हटा देते हैं जंगल से, तो हमारा जो जंगल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हिरन का संख्या बढ़ जाएगा, मतलब शाकाहारी जीव है उनका संख्या बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि उनको मारने का कोई बचा ही नहीं। तो यानी कि हम इन तीनों में से किसी को भी हटा नहीं सकते हैं पॉपुलेशन में। आप हमेशा याद रखिएगा, आप जीवन जीते हैं धरती पर, आप किसी को भी हटा नहीं सकते हैं, आपका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर संरक्षण जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मॉडल सेट है आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको इस मॉडल सेट में सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो आप हमारे साथ इस प्रकार से जुड़े रहें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक उनको पता ही नहीं है किस प्रकार से पढ़ाई करना, भटक रहे हैं इधर उधर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।